प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मनु की सामाजिक व्यवस्था या मनु का समाज दर्शन या मनु के समाज व्यवस्था संबंधी विचार। यस बेटा, लेक्चर नंबर 9। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, मनु की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, मनु की सामाजिक व्यवस्था या मनु का समाज दर्शन या मनु के समाज व्यवस्था संबंधी विचार या मनु के समाज के ऊपर क्या विचार रहे हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। लेक्चर नंबर 9 है बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं मेरे विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ बेटा, मनु की जो रचना है मनुस्मृति, जिसमें कि 12 अध्याय हैं और जो 7वां अध्याय है वो राजशास्त्र या राजदर्शन, क्या राजशास्त्र, राजदर्शन या राजधर्म से संबंधित अध्याय है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है मनुस्मृति का 7वां अध्याय। परंतु बेटा, मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य व्यवस्था से ज़्यादा समाज व्यवस्था के ऊपर चर्चा की है। अर्थात मनुस्मृति में वास्तविक रूप में समाज के बारे में राज्य से ज़्यादा लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात बेटा, चाहे मनु के सामाजिक विचार हो, मनु के आर्थिक विचार हो, मनु के राजनीतिक विचार हो, बेटा मनु के सभी विचारों का आधार धर्म रहा है। क्या रहा है? धर्म। मतलब सामाजिक विचारों का आधार भी मनु ने धर्म को माना है, आर्थिक विचारों का आधार भी धर्म को माना है और राजनीतिक विचारों का आधार भी धर्म को माना है। इसलिए मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री हैं। क्या बेटा, आपसे मान लो एग्जाम पूछ लिया जाए कि मनु निम्न में से क्या है, राजशास्त्री, धर्मशास्त्री, तो आपका आंसर होगा राजशास्त्री नहीं है बल्कि धर्मशास्त्री। क्या है ये? धर्मशास्त्री। मतलब मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री थे और इन्होंने समाज व्यवस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा है। किसमें? अपनी रचना मनुस्मृति में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं एक एक बात आपको 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा कि सोशल सिस्टम के बारे में मनु स्मृति के अंतर्गत मनु के क्या विचार थे। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मनु ने समाज व्यवस्था के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ इतना तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिएगा आपसे कोई पूछ बैठे कि भाई राजनीतिक चिंतन ही किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं ना। अब आपसे कोई पूछ ले कि राजनीतिक चिंतन ही किसे कहते हैं, तो बेटा आपका उत्तर ये होगा क्या कि राज्य संबंधी, नोट करें, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, जो मीमांसा की जाती है, वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अब राज्य संबंधी का मतलब, राज्य संबंधी के अंतर्गत क्या आएगा बेटा? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की प्रकृति स्वरूप क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का कार्य क्या है। फिर राज्य के अंतर्गत प्राचीन समय में राज्य के 7 तत्वयांग माने जाते थे, तो उनका अध्ययन किया जाएगा। आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। और सरकार के आधुनिक समय में 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इनका भी आपसी संबंध कैसा होगा, तो इसके बारे में जो चिंतन मनन किया जाता है वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। लेकिन भारत के अंतर्गत वास्तव में जो राजनीतिक चिंतन किया गया है वह धर्म से अलग रहकर नहीं किया गया है, बल्कि हमारे भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म रहा है। क्या रहा है बेटा? धर्म रहा है। इसलिए प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध रहा है। क्या? घनिष्ठ संबंध रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये बात ध्यान में रखेंगे तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो बताएंगे। क्या? मैंने संकेत दिया है यहाँ बेटा, आप नोट करेंगे। सामाजिक चिंतन, नोट करते जाएं मेरे साथ। मैं तो यहाँ क्या है कि संकेत रूप में नोट कर लेता हूँ, उसके बाद में व्याख्या करता हूँ।
और वो भी इसलिए नोट करता हूँ कि ये थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में आपके लिए हो जाए। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी समझाने के लिए मैं आपको समग्र रूप में सारी बात समझा देता हूँ। जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति विज्ञान में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने 27 वर्ष तक देखा महाविद्यालयों के अंतर्गत कि विद्यार्थियों को उस अनुरूप राजनीति विज्ञान नहीं बताया जाता है, नहीं समझाया जाता है जिस अनुरूप राजनीति विज्ञान समझाया जाना चाहिए। इसलिए अब मेरे सामने एक समस्या भी थी, मुझे बेहद दुख भी हो रहा था कि महाविद्यालय में तो मैं कितने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मेरा तो लक्ष्य ये था कि मैं तो राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाना चाहता हूँ, न केवल भारत से बाहर भी। जिस विद्यार्थी के पास एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान है तो उसको राजनीति विज्ञान में समझाना चाहता था। अब समझाऊं कैसे, तो इसलिए मैंने लक्ष्य तय किया कि मुझे फिर अपना चैनल बनाना पड़ेगा और चैनल के माध्यम से मैं मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझा सकता हूँ। इसलिए मेरा मूल लक्ष्य केवल यही है। ध्यान दे बेटा, सामाजिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन और आर्थिक चिंतन का आधार धर्म है। मतलब मनु की मनुस्मृति के अंतर्गत जो सामाजिक चिंतन किया गया है, सामाजिक चिंतन की तो आज हम चर्चा करेंगे। जो सामाजिक चिंतन किया गया है, जो राजनीतिक चिंतन किया गया है, जो आर्थिक चिंतन किया गया है, इन तीनों का ही आधार बेटा धर्म रहा है। मतलब वास्तविक रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन का आधार धर्म को माना है। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है। तो ये सेंटेंस आप नोट करें, मतलब इन सभी का आधार धर्म को माना है। अब बेटा धर्म क्या है, धर्म के कितने प्रकार हैं, ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में समझा दी। लेक्चर नंबर 8 में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कंटिन्यू। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 2 बात, ये नंबर 1 होगी। नंबर 2 बात क्या बेटा, जो मनु की रचना मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति क्या है, राज दर्शन की तुलना में समाज दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मनु की जो मनुस्मृति है ना, जब हम मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं, मनुस्मृति के 12 के 12 अध्यायों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक निष्कर्ष निकलता है। मनुस्मृति मैंने सामने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, प्लेटो की रिपब्लिक अच्छे से पढ़ी है, अरस्तु की पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़ी है, H.J. लास्की की राजनीति का व्याकरण है अच्छे से पढ़ी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ कि बेटा जब हम मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मृति में राज दर्शन की तुलना में समाज दर्शन के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। मतलब जो मनुस्मृति है वो राज दर्शन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, राजशास्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि समाज दर्शन के लिए। किसके लिए? समाज दर्शन के लिए, समाज व्यवस्था के लिए, सामाजिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वास्तविक रूप में मनुस्मृति के अंतर्गत समाज व्यवस्था के बारे में व्यापक विस्तृत रूप में लिखा गया है। यस, चलिए इसके बाद में अब हम मूल बात पर आते हैं। मनु की समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम, मनु की समाज व्यवस्था की विशेषताएं। मतलब मनु ने अपनी मनुस्मृति में समाज के बारे में जो चिंतन किया है, समाज व्यवस्था के बारे में जो कहा है, सोशल सिस्टम के बारे में जो कहा है, उसके कुछ विशेषताएं हैं। और जो विशेषताएं, इसके लिए मैंने 6 बिंदु बनाए। इन 6 बिंदु के आधार पर आप मनु की समाज व्यवस्था को, मनु के समाज दर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इतना समझने के बाद में बेटा चाहे स्नातक स्तर का विद्यार्थी हो, मतलब BA का विद्यार्थी हो, स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी हो अर्थात MA का स्टूडेंट्स हो, या UPSC, UGC नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, बशर्ते कि आपके सिलेबस में ये है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये समझने के बाद में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए पहली विशेषता ले रहे हैं अब हम, किसके लिए? मनु की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए। बेटा ध्यान दें, किसको समझने के लिए? सामाजिक व्यवस्था या मनु के समाज संबंधी क्या विचार थे, इसको समझने के लिए पहला बिंदु ले रहे हैं हम। क्या? समाज की दैवीय उत्पत्ति एवं सावयव प्रकृति। अर्थात जो पहली विशेषता है मनु की सामाजिक व्यवस्था की, पहला बिंदु बनाया है हमने समाज की दैवीय उत्पत्ति एवं सावयव प्रकृति। मतलब समाज की जो उत्पत्ति की बात की है मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में, वो समाज की उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं कि समाज की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है, दैवीय उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? अब देखो, राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी मनु ने ये कहा है कि भाई जब चारों तरफ अराजकता फैल रही थी और जब शक्तिशाली लोगों से दुर्बल कमजोर लोग परेशान हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, तो उस समय जो कमजोर लोग थे, दुर्बल लोग थे, वो परेशान होकर के त्राहिमाम 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 पुकार रहे थे और ब्रह्मा जी से, प्रभु से, ईश्वर से
प्रार्थना कर रहे थे, पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रभु प्रभु, ईश्वर ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो ऐसी स्थिति में फिर ईश्वर ने राजा के पद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राजा के पद की स्थापना की। अब चूंकि बिना समाज के राजा भी नहीं हो सकता, बिना समाज के राजा भी नहीं हो सकता, इसलिए जैसे राजा राज्य की उत्पत्ति दैवीय मानी है, वैसे ही समाज की उत्पत्ति भी मनु ने दैवीय मानी है, ईश्वर के द्वारा मानी है। किसके द्वारा मानी? ईश्वर के द्वारा। जैसे एक विराट पुरुष होता है, ब्रह्मा जी है, विराट पुरुष से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। ये बातें मैं आगे भी बताऊंगा आपको। 4 वर्णों की उत्पत्ति, ब्राह्मण, सिर से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उदर से पेट से वैश्य, पैर से शूद्र। तो अब ये जो विराट पुरुष है, इस विराट पुरुष के ही मतलब जो प्रभु है ब्रह्मा जी है, इसके आधे शरीर को पुरुष मान रहा है, आधे शरीर को नारी मान रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य और समाज की उत्पत्ति दैवीय मानी, ईश्वरीय मानी, कि राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ नोट किया संकेत रूप में मत्स्य न्याय था। मतलब उस समय वास्तविक रूप में देखा जाए, जब मनु ने अपनी मनुस्मृति की रचना की, तो वास्तविक रूप में इन्होंने कहा कि जब राजा नहीं था, राज्य नहीं था, तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि जो शक्तिशाली लोग थे वो कमज़ोर लोगों को सता रहे थे। तो जो कमज़ोर लोग थे, इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, पुकार की कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि उस समय क्या था? मत्स्य न्याय था। मतलब जिस प्रकार से हम ये कहेंगे, जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को निगल जाती है, ऐसे ही जो सबल व्यक्ति होती है दुर्बल व्यक्ति को निगल जाते हैं, परेशान करते हैं। तो निश्चित रूप में यहाँ पर जो है ईश्वर से प्रार्थना की गई और ईश्वर ने फिर राजपद की स्थापना की है, मत्स्य न्याय से बचने के लिए। तो वास्तविक रूप में मत्स्य न्याय को दूर करने के लिए, मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए ईश्वर ने राजपद की स्थापना की और इसी के साथ में समाज व्यवस्था की स्थापना की। कैसे? ध्यान दें। अब उस समय जो समाज व्यवस्था की प्रकृति थी, वो समाज की जो प्रकृति थी वह भी साव्य प्रकृति बताई इन्होंने। साव्य का मतलब होता है बेटा, साव्य का मतलब होता है शरीर, साव्य का मतलब होता है शरीर। जैसे ये मानव शरीर है, तो इस शरीर से जब राज्य की तुलना की जाती थी, इसको राज्य का साव्य सिद्धांत कहा जाता है। अब यहाँ वास्तविक रूप में समाज को साव्य माना जा रहा है। तो समाज को साव्य कैसे माना है? मतलब समाज को साव्य माना है, जैसे समाज अपने आप में साव्य होगा, अर्थात एक हम कहेंगे कि समाज शरीर हो गया, समाज शरीर हो गया समाज। अब इसके अंग कौन से हो गए? मैं अगर व्यापक रूप में लूँ, इसके अंग बेटा हो जाएंगे, जैसे 4 अंग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 जो वर्ण है ये समाज के अंग हो गए। और बेटा शरीर कौन हो गया? समाज होगा। तो मतलब वास्तविक रूप में मनुस्मृति के अंतर्गत समाज के साव्य रूप को स्वीकार किया गया है। तो इसकी प्रकृति साव्य मानी है। कैसे? अब ये दैवीय उत्पत्ति तो मैंने इधर बता दिया है। अब साव्य प्रकृति कैसे? ध्यान दें। साव्य प्रकृति इसलिए है कि वास्तविक रूप में एक विराट पुरुष से जिसको कि ईश्वर या ब्रह्मा कह सकते हैं आप, प्रभु, विराट पुरुष मतलब प्रभु या ईश्वर, विराट पुरुष के अर्ध शरीर से, आधे शरीर से नर और अर्ध शरीर से नारी बनती है। शरीर से, अर्ध शरीर से नर और अर्ध से नारी। जैसे अपने यहाँ पर अर्ध, जब हम महादेव जी की बात करते हैं तो महादेव जी के बारे में कहा जाता है कि महादेव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप, मतलब महादेव जी का आधा भाग जो है स्त्री का होता है और आधा भाग पुरुष का होता है। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, आधा शरीर नर और आधा नारी का। तो ये साव्य बात होगी। दूसरी तरफ विराट पुरुष के जो अंग हैं वो क्रमशः 4 वर्ण हैं। मतलब जो ये विराट पुरुष है, अर्थात जो प्रभु है, ये जो विराट पुरुष है, प्रभु है, इस प्रभु के या इस विराट पुरुष के जो अंग हैं वो क्रमशः 4 वर्ण हैं। क्रमशः 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ वास्तविक रूप में समाज की जो प्रकृति बतलाई गई वो साव्य प्रकृति बतलाई। मतलब समाज को साव्य इसलिए माना है कि यहाँ वास्तविक रूप में समाज की जो 4 वर्ण होते हैं वो 4 वर्ण समाज के अंग हैं और जो समाज है, मतलब यहाँ पर ये ईश्वर की तरफ संकेत किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रभु से ही समाज और राज्य की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है बेटा, तो पहला हो गया समाज की दैवीय उत्पत्ति, साव्य प्रकृति। दूसरा है समाज व्यवस्था का आधार धर्म एवं राज्य। बेटा मनु ने अपनी
रचना मनुस्मृति में समाज व्यवस्था का आधार धर्म एवं राज्य को माना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि धर्म तो सभी प्रकार के चिंतन का आधार है। मनु के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चिंतन का आधार धर्म है, इसलिए हमने यहाँ बिंदु बनाया समाज व्यवस्था का आधार धर्म एवं राज्य। मतलब केवल धर्म ही समाज व्यवस्था का आधार नहीं हो सकता, बल्कि राज्य भी समाज व्यवस्था का आधार है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जैसा मनु ने कहा है कि नैतिक नियमों, मूल्यों एवं विधियों को आवश्यक माना। मतलब मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत नैतिक नियमों, मूल्यों एवं विधियों को समाज व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक माना, जिन्हें कि मनु ने संयुक्त रूप में धर्म कहा है। क्या कहा है? संयुक्त रूप में धर्म कहा है। और अब यहाँ संयुक्त रूप में इसको धर्म कहा है, और धर्म के मनु ने दो प्रकार बताए हैं। क्या? सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह इत्यादि को सम्मिलित किया। और विशिष्ट धर्म में जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, इनको विशिष्ट धर्म में सम्मिलित किया है। बाकी इसकी व्यापक अगर सारी बातें आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे। मतलब मूल बात है कि समाज व्यवस्था का आधार उन्होंने धर्म को माना, दूसरा राज्य को भी माना है। समाज व्यवस्था का आधार राज्य को माना है। क्यों माना है राज्य को? क्योंकि वास्तविक रूप में बिना राज्य के, बिना राजा के भी समाज व्यवस्था की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए समाज व्यवस्था के आधार के रूप में धर्म एवं राज्य, इन दोनों को स्वीकार किया है। अतः आप कह सकते हैं कि मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में समाज व्यवस्था का आधार धर्म को और राज्य को माना है। किसको माना? धर्म को और राज्य को माना है। तीसरा बेटा, समाज की वर्ण व्यवस्था। बेटा ध्यान दे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ। बेटा मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है या मनु का जो समाज दर्शन है ना, बेटा समाज व्यवस्था का जो मूल आधार माना है ना, मूल जो आधार माना है बेटा, मनु ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को माना है। किसको माना है? वर्ण आश्रम व्यवस्था को माना है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म को माना है, क्योंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था का सभी के द्वारा समर्थन किया गया था। क्या है आप समझे? समाज की वर्ण व्यवस्था मतलब मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में समाज के संगठन का सूत्र वर्ण व्यवस्था को माना है। अर्थात समाज के संगठन का सूत्र वर्ण व्यवस्था है। मतलब मनुस्मृति के अंतर्गत मनु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि समाज के संगठन का जो सूत्र है वो वर्ण व्यवस्था है। क्या है बेटा? वो वर्ण व्यवस्था है। अब वर्ण व्यवस्था जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि विराट पुरुष के अंग क्रम से 4 वर्ण है। मतलब इस प्रभु के 4 अंग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कैसे? जैसे अब यहाँ विराट पुरुष है, इसको शरीर मान लिया गया, तो इसके सर से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उदर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। मतलब सर से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और फिर पैर से शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 अंग हो गए, 4 वर्ण हो गए। तो बेटा अब हम समाज की वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए यहाँ 4 बिंदु के आधार पर इसको समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वर्ण कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या होता है? अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान अर्जित करना। क्षत्रिय का एक प्रकार से रक्षा से संबंधित कार्य है। मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। क्षत्रिय का कार्य क्या है? रक्षा करना। ठीक है। ब्राह्मण का कार्य क्या हो गया? विद्याध्ययन, अध्ययन, अध्यापन, वेदों का अध्ययन। क्षत्रिय का रक्षा करना, वैश्य का व्यापार करना और शूद्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा करना। ये चारों के कर्तव्य हो गए। अब हम इनको समझेंगे। पहला बिंदु बनाया मैंने चारों वर्णों की दैवीय उत्पत्ति एवं उनके कर्तव्य। पहला बिंदु बनाया हमने चारों वर्णों की दैवीय उत्पत्ति एवं उनके कर्तव्य। अर्थात मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत चारों वर्णों की उत्पत्ति दैवीय मानी, ईश्वरी मानी। कैसे मानी? क्योंकि विराट पुरुष से या प्रभु के शरीर से इनकी उत्पत्ति मानी है। जैसे सर से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, इसके बाद में उदर से वैश्य, पैर से शूद्र। क्लियर? तो दैवीय उत्पत्ति हो रही है। तो चारों वर्णों की दैवीय उत्पत्ति एवं उनके कर्तव्य। अब इसके कर्तव्य क्या है? शरीर के हिसाब से शरीर का जो अंग है, जैसे सिर है तो बुद्धि से संबंधित कार्य करेगा ये, बुद्धि से संबंधित कार्य करेगा ये। तो ब्राह्मण बुद्धि संबंधित कार्य करेगा, इसका कर्तव्य है अध्ययन, अध्यापन करना, वेदों का अध्ययन करना। इसके बाद में बाजू, रक्षा संबंधित करते हुए हो गया। शरीर के अंग के हिसाब से देखो, मेरी बाजू में ताकत है, मतलब यहाँ पर ये रक्षा संबंधित कार्य करेगा। उदर, इसका मतलब क्या हो गया? व्यापार संबंधित कार्य करेगा। और पैर का मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा करेगा। बेटा यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कुछ। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है ना, प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत भी 3 वर्ग बताए गए हैं।
जरा देखिएगा, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, केवल 3 ही वर्ग माने उन्होंने, 4 वर्ग नहीं बताए, 3 वर्ग बताए। लेकिन इन्होंने ये वास्तविक रूप में जो बात बताई तो इससे लगता है कि प्लेटो के ऊपर भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा है। यस, प्लेटो की रिपब्लिक का जब हम अध्ययन करते हैं दावे के साथ कह सकते हैं कि प्लेटो ने कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है, और इसकी साक्ष्य प्रमाण भी है कि प्लेटो गंगा के तट तक भारत यात्रा पर आया है, और जब भारत यात्रा पर आया था तो इसका मतलब भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था, और किया था तो निश्चित रूप में भारतीय दर्शन का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा था। इसलिए रिपब्लिक के अंतर्गत भी ये संकेत किया गया है कि समाज के उन्होंने जो है 3 अंग बताए हैं, 3 वर्ग बताए हैं, हमारे यहाँ पर 4 बताए गए हैं, बस डिफरेंस इतना ही तो है। लेकिन कार्य देखेंगे अब, दार्शनिक, शासक वर्ग बुद्धि संबंधित है, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित है, उत्पादक वर्ग व्यापार से संबंधित है। जरा डिफरेंस देखिएगा आपको, ये है कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस एक लगता है कि चौथा वर्ग उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में दूसरा है वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण तथा अहस्तक्षेप का नियम। मतलब मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत जो ये वर्ण व्यवस्था की चर्चा की है, इसके अंतर्गत चारों जो वर्ण होंगे वो चारों वर्ण क्या करेंगे, श्रम विभाजन होगा। मतलब ये अपने अपने कार्यों को करेंगे। जैसे ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन संबंधित कार्य करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, क्षत्रिय रक्षा संबंधित कार्य करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य व्यापार संबंधित कार्य करेगा, उसके बाद में शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। तो श्रम का विभाजन हो गया अलग अलग। इसके बाद में कार्य विशिष्टीकरण, अर्थात ये वास्तविक रूप में अपने अपने कार्य को करेंगे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तथा अहस्तक्षेप, आप दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसका मतलब अहस्तक्षेप का नियम है, अर्थात कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये भी वर्ण व्यवस्था में मिलता है। इसके बाद तीसरा है वर्णानुसार व्यक्ति का स्तर, कर्तव्य में अधिकार, अर्थात वर्ण के हिसाब से व्यक्ति का स्तर होगा, उसका कर्तव्य निर्धारित होगा, उसके अधिकार निर्धारित होंगे। जैसे स्तर की बात आती है तो प्रथम स्तर पर ब्राह्मण, अब ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होगा, अध्ययन अध्यापन करना, वेदों का अध्ययन करना। ठीक है, प्रथम स्तर पर कौन सा होगा, ब्राह्मण। फिर दूसरे स्थान पर आप देखेगा विराट पुरुष होगा, ब्रह्मा जी होगा, ईश्वर होगा। तो इसके शरीर के अंग के हिसाब से वर्णों की उत्पत्ति हो रही है। सर से ब्राह्मण, उसके हिसाब से कार्य अध्ययन अध्यापन वेदों का अध्ययन। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे स्तर पर आ रहा है, प्रथम स्थान पर ये होगा, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय है। अब कर्तव्य क्या हो गया, रक्षा करना, क्योंकि यहाँ बाजू से संबंधित हो गया। उसके बाद में वैश्य उधर से संबंधित है, व्यापार संबंधित है, तो ये तीसरे स्थान पर आ गया, इसका स्तर तीसरा हो गया। और चौथा स्तर सबसे नीचे पैरों की तरफ संकेत किया जा रहा है, ये क्या हो गया, शूद्र हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसका चौथा स्तर होगा। सबसे नीचे सबसे निम्न स्तर पर कौन हो गया, यहाँ पर शूद्र हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी हिसाब से इन्होंने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत सारी बातें बताई। और चौथा बिंदु है वर्णों की पारस्परिक निर्भरता, मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत वर्णों की पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार किया। वो एक अलग बात है, ब्राह्मण का प्रथम स्थान है, क्षत्रिय का दूसरा, उसके बाद में वैश्य का तीसरा और शूद्र का चौथा है। लेकिन फिर भी ये चारों के चारों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और यहाँ पर वास्तविक रूप में मनु ने समाज को सावयव माना है। क्या माना है, सावयव माना है। सावयव क्यों माना है, क्योंकि समाज तो शरीर हो गया, और इस शरीर के 4 अंग हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब जब ये 4 अंग हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो क्या बेटा ये जो शरीर के अंग हैं इनको काट कर अलग किए जा सकते हैं, नहीं, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब ये सिर हो गया, ये बाजू हो गई, ये उधर पेट हो गया और ये पैर हो गए। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है वैसे ही चारों वर्ण भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि मनुस्मृति के अंतर्गत जो समाज का उल्लेख किया गया है, वास्तविक रूप में समाज एक प्रकार से सावयव माना गया है। जैसे कि राज्य के बारे में मनु ने सावयव सिद्धांत ही दिया है, वैसे विशेष रूप में व्यवस्थित रूप में जो राज्य का सावयव सिद्धांत दिया है बहुत बाद में दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य का सावयव सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में चौथा बिंदु लेते हैं हम, चौथी विशेषता समाज के आश्रम व्यवस्था। मैंने आपको पहले बताया था कि मनु की जो रचना मनुस्मृति है, मनुस्मृति में साफ कह दिया गया है कि सामाजिक व्यवस्था का जो मूल आधार होगा वो वर्ण और आश्रम व्यवस्था होगा। तो वर्ण व्यवस्था क्लियर होगी। अब लेंगे हम आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था को भी स्वीकार किया जाता था, अर्थात प्राचीन भारत में 4 आश्रम माने जाते थे। कितने आश्रम माने जाते थे, 4 आश्रम माने जाते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। नोट करें, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम माने जाते थे। प्रत्येक आश्रम की आयु 25 वर्ष होगी।
मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष। इसके अंतर्गत विद्या अध्ययन किया जाएगा। गृहस्थ आश्रम में विवाह किया जाएगा, पुत्र संतानों की उत्पत्ति कराई जाएगी, उनका पालन पोषण किया जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम होगा। अब यहाँ पर गृहस्थ का त्याग कर दिया जाएगा, वनों में विचरण किया जाएगा। चाहे तो व्यक्ति अकेला जा सकता है या फिर अपनी पत्नी के साथ वनों में विचरण करेगा वो। और इसके बाद में अब यहाँ जो वानप्रस्थ आश्रम होता है, वास्तविक रूप में यहाँ तक ये देवऋण पितृऋण से मुक्त होने के बाद में फिर ये संन्यास आश्रम में जाएगा, और संन्यास आश्रम में जाने के बाद में प्रत्येक प्रकार की माया मोह का त्याग कर दिया जाएगा। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। तो एक आश्रम 25 वर्ष का होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ठीक है बेटा। चलिए अब मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मात्र द्विज वर्ण के पुरुषों को ही प्राप्त है। ये बात मैंने नोट की है क्योंकि ये आपको भी नोट करना है, बाकी तो मैंने सामान्य बात समझा दी है। बेटा आश्रम व्यवस्था में प्राचीन भारत में क्या था कि मनु ने, विशेषकर मनु की बात कर रहे हैं हम यहाँ, केवल मनु की, क्योंकि आगे चल करके फिर कुछ विचार के इसमें परिवर्तन कर देंगे। मनु ने आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मात्र द्विज वर्ण के पुरुषों को ही दिया है। द्विज का मतलब क्या है? जो प्रथम 3 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। फिर से बोला हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो प्रथम 3 वर्ण हैं, इन 3 वर्णों को मनु ने द्विज वर्ण कहा है। नोट करें, ब्राह्मण, 4 वर्ण हो गए ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में द्विज वर्ण कहा है। क्या कहा है? द्विज वर्ण कहा है। वैसे द्विज का अर्थ कुछ जगह है दूसरा जन्म लेना भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो बातें अलग है। यहाँ तो हम केवल मनु की बात करेंगे। द्विज वर्ण के पुरुषों को प्राप्त है, मतलब आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का जो अधिकार, मतलब आश्रम व्यवस्था में जो प्रवेश पाने का अधिकार है वह केवल 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 द्विज वर्ण के पुरुषों को, केवल महिलाओं को नहीं, द्विज वर्ण के, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के केवल पुरुषों को ही आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार है। और इसके बाद में जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के महिला और पुरुष को आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। नोट करना, द्विज वर्ण के भी केवल पुरुषों को प्राप्त है, महिलाओं को नहीं। नो ध्यान दें, आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मात्र द्विज वर्ण के पुरुषों को ही प्राप्त है। इसका मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण जो हो गए, प्रथम जो 3 वर्ण हो गए उनको द्विज वर्ण कहा जाता है। जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण को आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मनु ने नहीं दिया है। ये आपको नोट करना है। 5वां है समाज व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत स्त्रियों के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। हाँ, स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में मनु की जो विचार है उसके आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि महिलाओं के बारे में जो मनु के विचार है उनको हम अनुदारवादी विचार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनु ने स्पष्ट रूप में मनुस्मृति में लिखा है, क्या लिखा है कि महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की 4 दीवारी है। क्या है? महिला का कार्यक्षेत्र घर की 4 दीवारी है। अर्थात वास्तविक रूप में मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत महिलाओं की स्वतंत्रता का निषेध किया है कि महिला स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। जैसे मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया है कि जो महिला होती है वह बचपन में पिता के अधीन होगी, युवावस्था में शादी होने के बाद में पति के अधीन हो जाएगी, उसके बाद में यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र के अधीन आ जाती है, मतलब स्वतंत्र नहीं रहेगी, पुत्र के अधीन। और अगर पुत्र भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर उस परिवार के जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों के अधीन रहेगी। और इसके बाद में यदि उस परिवार के बुजुर्ग नहीं हैं तो वहाँ पर जो पड़ोसी हैं उसके कुटुंबी लोग जो हैं उनके अधीन रहेगी। और अगर वो भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो महिला होती है उसका जो पिता का परिवार है, पिछला जो परिवार है, उसके भाई पिता का जो परिवार है वहाँ पर अपने पिता या भाई के अधीन रहेगी। और अगर वो भी नहीं है तो उनके कुटुंबियों के अधीन रहेगी, उसके पिता और भाइयों के जो कुटुंबी हैं उसके अधीन रहेगी। और अगर वो भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो महिला है वह राजा के अधीन रहेगी। मतलब मनुस्मृति के अंतर्गत महिला को किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं माना गया है। मनुस्मृति स्पष्ट कहा गया है कि महिला किसी भी रूप में स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। तो ये विचार थोड़ा सा दैकियानुसी हैं,
हम कहेंगे कि ये विचार अनुदारवादी है, आज के युग में इन विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनुस्मृति में ये बातें कही गई है। ठीक है बेटा, तो पहला तो हो गया स्वतंत्रता का निश्चय। दूसरा मैंने लिखा धन, प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा गया है मनुस्मृति में। बेटा मनुस्मृति में मनु ने स्पष्ट कहा है कि कन्यादान के बाद मतलब विवाह के बाद महिला का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। जबकि आधुनिक समय में कानून बना दिया गया है, पिता की संपत्ति में महिला का अधिकार होता है, कानून बना दिया गया है, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है कि कन्यादान के बाद विवाह के बाद में पिता की संपत्ति में पुत्री का महिला का कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर पिता और भाई अपनी पुत्री बहन को उपहार में कुछ धन देते हैं तो उस धन का उसे पूर्ण अधिकार होगा और उस धन को उसका पति भी नहीं ले सकता उसकी इच्छा के बिना, इतना जरूर है। ठीक है बेटा, लेकिन पिता की संपत्ति में विवाह के बाद में कन्यादान के बाद में महिला का अधिकार नहीं होगा, ये बात जरूर कहेगी। इसी के साथ में ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो महिला होती है, मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ क्योंकि वैसे देखें तो हम समाज व्यवस्था में स्त्रियों के बारे में मनु ने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, सारी बातें यहाँ हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने लिखा नियोग का अधिकार, अर्थात मान लीजिएगा विवाह होने के बाद में अगर महिला को पति से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में महिला को यह अधिकार है कि वह अपने परिवार की किसी सदस्य, जैसे जो देवर होता है, द्विवर मतलब उसके पति का जो भाई होता है, उससे वह साहचर्य करके और जो है संतान पैदा कर सकती है, इसका अधिकार महिला को होगा। तो मतलब मनुस्मृति में नियोग का अधिकार दिया गया है, तो इसको नियोग का अधिकार कहते हैं। मतलब अगर पति से संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में अपने देवर से साहचर्य कर करके और वह पुत्रों को पैदा कर सकती है, इसका अधिकार मनु ने मनुस्मृति में दिया है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आगे मैंने लिखा है अनुदारवादी विचार। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनु ने स्त्री के बारे में जो ये विचार दिए हैं ये उदारवादी नहीं बल्कि अनुदारवादी है। ये विचार एक संकुचित दयानुसी विचार है, क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो महिला के बारे में कहा है कि महिला स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, तो आज के आधुनिक युग में ये विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज तो महिला पूर्णतः स्वतंत्र है, महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी नहीं, बल्कि आज तो आप देखिएगा पूरी दुनिया के अंतर्गत महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही, राष्ट्रपति बन रही, विधानसभाओं संसदों में भी बैठ रही। और हमारे भारत के अंतर्गत तो अभी जो है महिलाओं का 33% आरक्षण भी स्वीकार कर लिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन चुका है, ये बिल पास हो चुका है। 33% आरक्षण लोकसभा में विधानसभाओं में दे दिया गया है। तो निश्चित रूप में आज महिला के बारे में जो मनु के विचार उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा ध्यान दें यहाँ, अब ये बात तो सत्य है कि मनु ने एक तरफ तो ये कह दिया है, क्या कह दिया है कि महिला स्वतंत्रता की योग्य नहीं है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा पक्ष भी है। जबकि दूसरी तरफ जो मनु कह रहे हैं वो कह रहे हैं स्त्री के महत्व व सम्मान को भी प्रकट किया है। मतलब भले ही मनु ने मनुस्मृति में ये कहा है कि भाई महिला स्वतंत्रता की योग्य नहीं है, चलो मान ली बात, लेकिन मनुस्मृति में दूसरा पक्ष भी तो कहा गया है कि जिस घर में महिला का नारी का सम्मान नहीं होता, आदर सत्कार नहीं होता, उस घर में देवताओं का वास नहीं होता। देवताओं का वास अर्थात उस घर में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए महिला का सम्मान किया जाना चाहिए, मतलब नारी का घर में सम्मान होना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती, वहाँ देवताओं का वास नहीं हो सकता। तो आज आप देखें दहेज के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, हत्या भी कर दी जाती है। लेकिन जरा आप ये तो देखिएगा बेटा, जिस घर के अंतर्गत ऐसी घटना घट जाती है, अगर ऐसा अत्याचार किया जाता है तो आप मुझे एक उदाहरण ऐसा बता दें जिस घर में महिला का अनादर किया गया हो, महिला के साथ ऐसा कुछ किया गया हो, उस घर में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। ये शाश्वत सत्य है। मनु ने जो ये बात लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। इसलिए मैं ये कहूँगा किसी भी विचारक विशेष के विचारों का आप अध्ययन करें तो निष्पक्ष रूप में अध्ययन करें। अब यहाँ पर माना स्वतंत्रता का निषेध किया महिला का, चलो मान लिया आज के युग में ये बात स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये भी तो कही है कि महिला का सम्मान होना चाहिए परिवार में।
तो आज कह ये दिया जाता है कि मनुस्मृति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मनुस्मृति तो एक अनुदारवादी विचार पर आधारित है, अनुदारवादी विचार है उसमें, तो है आज के आधुनिक युग में कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन चलो ये बात स्वीकार मत करो आप, लेकिन ये तो कर लो कि महिला का तो सम्मान करो परिवार के अंतर्गत। और मैं तो ये कहूँगा, मैं भी मनु के विचारों का समर्थन करते कहूँगा कि वाकई ये बात चाहिए, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होगा उसमें कभी देवताओं का वास नहीं हो सकता। देवताओं का वास का मतलब होता है उस घर में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये आप सभी को भी अच्छे से समझ लेना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये जो बात मैंने कही है, स्त्री के महत्व सम्मान को भी मनुस्मृति में मनु ने प्रकट किया है। तो आपको ये सीखना है कि बेटा अपनी माता, बहन, पत्नी, मतलब नारी जो भी है उसका हमें तहे दिल से सम्मान करना है। अगर नारी का अपमान किया तो तय मानिएगा कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। मैं तो ये कहूँगा कि रामायण और महाभारत के अंतर्गत जब युद्ध की बात आती है तो युद्ध का मूल कारण क्या है? मूल कारण एक ये, नारी का सम्मान नहीं किया गया। बेटा महाभारत भी इसलिए हुआ कि उसमें भी नारी का सम्मान नहीं किया गया, नारी का सम्मान नहीं किया गया। रामायण भी इसलिए हुई कि उसमें भी नारी का सम्मान नहीं किया गया। रावण ने सीता माता को अपहरण किया था ना। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो नारी का अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा। दूसरी तरफ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और वहाँ पर सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं धर्म सभा के अंतर्गत। तो ज़रा देखिएगा आप, वहाँ पर भी नारी का अपमान हो रहा है, इधर भी नारी का अपमान हो रहा है। रावण के द्वारा सीता का अपमान किया जा रहा है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वहाँ पर भी अपमान हो रहा है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो बेटा रामायण और महाभारत होने का मूल कारण एक ही है, केवल एक क्या? नारी का अपमान। इसलिए कभी भी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारी शक्ति है और शक्ति की कभी भी उसको अपमान की दृष्टि से, अनादर की दृष्टि से नहीं देखे, बल्कि शक्ति की तो पूजा होती है। शक्ति की तो क्या होती है? पूजा होती है। वैसे देखो आप, शिव शक्ति, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। शिव तव से ही तो सब कुछ आता है। शिव तव की चर्चा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी की है और हमारे भारत में तो धार्मिक ग्रंथों में की है इसकी चर्चा। यस, चलिए, और अंतिम लक्षण या विशेषता है ब्रह्म शक्ति एवं छात्र शक्ति में आपसी सहयोग की आवश्यकता। इसका मतलब क्या है? मतलब ब्राह्मण शक्ति और क्षत्रिय शक्ति में आपसी सहयोग की आवश्यकता। मतलब मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ण बताएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें जो प्रथम 2 वर्ण है ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ब्राह्मणों की शक्ति और क्षत्रियों की शक्ति में आपसी सहयोग की आवश्यकता की बात है कि इन दोनों का आपसी सहयोग होना चाहिए। जब तक इन दोनों का आपसी सहयोग नहीं होगा तब तक समाज व्यवस्था का अच्छे से संचालन नहीं किया जा सकता। मतलब ब्राह्मणों का और क्षत्रिय वर्ण का आपस में सहयोग होना चाहिए। इनका यदि सहयोग नहीं होगा, इनमें यदि मनमुटाव और खींचतान होगी, तो समाज व्यवस्था का संचालन अच्छे से नहीं हो सकेगा। कैसे? मनुस्मृति का मूल भाव है, मतलब मनुस्मृति का जो मूल भाव है इन दोनों के सहयोग के बारे में, मनुस्मृति का जो मूल भाव है वह ये है कि राजन्य वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा? क्षत्रिय वर्ण, क्योंकि क्षत्रिय ही तो रक्षा करेंगे। ब्राह्मण तो वेदों का अध्ययन करेंगे, अध्यापन कराएंगे। राजन्य वर्ग का मतलब है क्षत्रिय वर्ण। तो लिखे, राजन्य वर्ग को ब्राह्मण वर्ण के नेतृत्व के अधीन रहते हुए अपनी दंड शक्ति का धर्म अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जरा ध्यान दें यहाँ, राजन्य वर्ग को मतलब क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण वर्ण के नेतृत्व के अधीन, मतलब क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण वर्ण के अधीन रहना है, ब्राह्मण के नेतृत्व में रहना है, नेतृत्व के अधीन रहते हुए अपनी दंड शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? क्षत्रिय वर्ण ही तो करेगा, यही तो रक्षा करेगा। तो दंड शक्ति का धर्मानुसार प्रयोग करना चाहिए, मतलब दंड शक्ति का प्रयोग धर्म के अनुसार करें और ब्राह्मण वर्ण के अधीन रहते हुए। इसलिए इन दोनों का एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो समाज व्यवस्था अच्छे से संचालित नहीं हो सकेगी। कैसे? जैसे कि डॉक्टर श्यामलाल पांडे ने कहा है कि दोनों का मतलब ब्रह्म शक्ति एवं छात्र शक्ति, ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति का मतलब है ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मण वर्ण मतलब ब्रह्म शक्ति, क्षत्रिय वर्ण मतलब छात्र शक्ति। ठीक है, छात्र शक्ति। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि दोनों का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ 2 की बात आ रही है, ब्राह्मण और क्षत्रिय की। तो दोनों मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय।
दोनों के सामंजस्य मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के सामंजस्य। तो आप नोट करें, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के सामंजस्य एवं ब्रह्म शक्ति मतलब ब्राह्मण शक्ति के अधीन क्षत्रिय शक्ति के रहने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। मतलब जो क्षत्रिय शक्ति है वह ब्राह्मण या ब्रह्म शक्ति के अधीन यदि रहेगी तो इससे प्राणी मात्र का कल्याण होगा। इसका मतलब ये कि मनुस्मृति के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण में आपस में सहयोग की बात की है, या ब्राह्मण वर्ण को ब्रह्म शक्ति कहते हैं एवं क्षत्रिय वर्ण को क्षात्र शक्ति कहते हैं। इन दोनों में आपस में सहयोग की आवश्यकता की बात की है, अर्थात इन दोनों में आपस में सहयोग होना चाहिए। यदि इनमें सहयोग होगा तो समाज व्यवस्था अच्छे संचालित होगी। और सहयोग के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो क्षत्रिय वर्ण है जो छात्र शक्ति है वह ब्राह्मण वर्ण या ब्रह्म शक्ति के अधीन रहे, उसके नेतृत्व में कार्य करे। अगर क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण के अधीन रहते हुए दंड शक्ति का धर्म के अनुसार प्रयोग करता है तो इससे प्राणी मात्रा का कल्याण होगा। ठीक है, तो ये हो गए मनु की सामाजिक व्यवस्था या मनु का समाज दर्शन या मनु के समाज के संदर्भ में विचार या मनु के समाज संबंधी विचार। आप कैसे भी इसको नोट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी मनु के समाज के बारे में क्या विचार हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।